गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनोज यादव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी का पार्ट 2। इससे पहले हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करी थी। डिटेल्स हमने विद एग्जांपल उसको समझा था। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात समझते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्या क्या फैक्टर्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अफेक्ट करते हैं और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले विद डेफिनेशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, दैट इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय अ प्रोग्राम और एल्गोरिथम टू रन टू इट्स कंप्लीशन। एक प्रोग्राम को रन करने में जितना टाइम लगता है वो उस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है। ठीक है, बहुत आसान सी डेफिनेशन है। अगर आप ऊपर फॉर्मूले से समझेंगे तो फॉर्मूला बताता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट सी, सेकंड टी, ब्रैकेट के अंदर आई। इनका क्या मतलब है? सी स्टैंड फॉर अ कंपाइल टाइम, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक कंपाइल टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, और दूसरा रन टाइम के ऊपर। टीपी स्टैंड फॉर अ रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर हम ऐसा कहें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के दो पोर्शन है, दो तरीके से हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो एक पार्ट हो गया आपका कंपाइल टाइम और दूसरा पार्ट हो गया रन टाइम। अब कंपाइल टाइम से क्या समझते हैं? कंपाइल टाइम का मतलब है एक प्रोग्राम को कंपाइल होने में जितना टाइम लगे वो उसकी कंपाइल टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है, ये कंपाइल टाइम कहलाता है। और अगर किसी प्रोग्राम को रन करने में जितना टाइम लगे वो उसका रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन कंप्लीट होके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनता है। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल है। हम सभी ने कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम किया होगा, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। अगर आप समझेंगे तो एक प्रोग्राम दो प्रोसेस स्टेप्स में जाके एग्जीक्यूट होता है, यानी कि पहले उसके कंपाइलेशन या इंटरप्रिटेशन की स्टेप होती है और सेकंड स्टेप होता है उसका एग्जीक्यूशन। तो अगर मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम की बात करूं, एक प्रोग्राम है ए वन, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक प्रोग्राम है ए वन, ठीक। हमने सबसे पहले, अगर हमें इसका आउटपुट देखना है, ये प्रोग्राम किस चीज़ का है? या प्रोग्राम है 2 + 2 4, यानी इस प्रोग्राम किस चीज़ का है? इसमें दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं और उनका आउटपुट आएगा 4। ये इस चीज़ का प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हमें प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक। तो पहला स्टेप क्या है? कंपाइल किया, ध्यान से समझिएगा। जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो एक इंटरमीडिएट फाइल बनती है, जिसे कई बार एग्जीक्यूटेबल फाइल, शॉर्ट है शब्दों में कह सकते हैं। जावा के अंदर ये बाइट कोड कहलाती है। डॉट क्लास फाइल बनती है, सी में ओबीजे फाइल बनती है। इन शॉर्ट ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो कि प्रोड्यूस हुई। तो हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया, एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई, हम इसे लिखते हैं EXE। ओके, एक EXE फाइल बन गई। अब आपने कंपाइल कर लिया, नेक्स्ट स्टेप आपने किया, उसको रन किया। ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू डू, यू रन दैट प्रोग्राम। जब आपने प्रोग्राम को रन किया तो उसका आउटपुट आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिख गया 4। याद होगा ए इज द प्रोग्राम जो कि था 2 + 2 का, ठीक। अब दो स्टेप्स में प्रोग्राम डिवाइड हो गया, पहला कंपाइल और दूसरा रन। अब मान लीजिए आप इस प्रोग्राम को कुछ देर बाद दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। जब आप इस प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे तो कंपाइल दोबारा नहीं होगा, ओनली रन टाइम विल बी हैपन अगेन एंड अगेन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपने जब आप दोबारा आउटपुट देखना चाहते हैं, सो व्हाट यू डू, यू अगेन एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। तो आपको ये समझना चाहिए कि जब आप दोबारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो कंपाइल दोबारा नहीं होगा, सिर्फ रन ही प्रोग्राम दोबारा होता है। यानी कि कंपाइल एक बार हो गया तो हो गया, जब तक आप प्रोग्राम की सोर्स कोड को चेंज नहीं करेंगे, यानी जो A1 है
A1 हमारी जो प्रोग्राम है उसको मैं 2+2 की जगह 2+3 नहीं करूंगा, यानी कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करूंगा, तब तक प्रोग्राम दोबारा कंपाइल नहीं होगा। कंपाइलेशन इज अ वन टाइम एक्टिविटी, वाइल एग्जीक्यूशन और रन करना अगेन एंड अगेन इज अ मल्टीपल टाइम एक्टिविटी। सो व्हाट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट, इसका क्या इशू, क्या प्रभाव पड़ रहा है, दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इम्पोर्टेंट इसमें बात यह है कि हमारे लिए एज अ प्रोग्रामर, क्योंकि कंपाइल टाइम वन टाइम एक्टिविटी है, एग्जीक्यूशन टाइम मल्टीपल टाइम एक्टिविटी है, सो वी इग्नोर द कंपाइल टाइम प्रोसेस। ओके, चाहे कंपाइल टाइम में थोड़ा दो एल्गोरिथम है और कंपाइल टाइम में एक एल्गोरिथम में ज़्यादा भी लग रहा है, एक में कम लग रहा है, सो वी इग्नोर दैट। वाई? बिकॉज कंपाइल टाइम वन टाइम एक्टिविटी है कि यार वन टाइम पे आप इतना लोड मत लो। आपको किस पे फोकस करना चाहिए? आपको फोकस करना चाहिए रन टाइम एक्टिविटी पे। रन टाइम एक्टिविटी क्या आपको बताएगी कि प्रोग्राम को रन होने में कितना टाइम लगा। अगर एक प्रोग्राम अपनी लाइफ साइकिल में मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 1000 टाइम एग्जीक्यूट होता है, तो अगर वो 1000 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है और एक बार रन करने में जितना भी टाइम लग रहा है वो 1000 बार लेगा। ओके, इस वजह से, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम एक्टिविटी है, तो हम अगर फॉर्मूले को सिंपली कहें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला बन गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमने ये एक ऑटोमेटिकली फॉर्मूला अपने एंड से डिराइव कर लिया। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझा, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने समझा रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, नाउ कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि किसी प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? तो एक बहुत सिंपल सा स्टेप्स है, पहले उसको डिस्कस करते हैं, एग्जांपल से समझेंगे, फिर उसके आगे बात करते हैं। देखिए, द रनिंग टाइम इज मेजर्ड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स प्रिमिटिव ऑपरेशन और परफॉर्म। यानी कि आपके एल्गोरिथम के अंदर जितने भी स्टेप्स हैं, जहां पे आप प्रिमिटिव ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पे आप प्रिमिटिव ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनको काउंट करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप्स मीन एलिमेंट्री ऑपरेशन लाइक। मतलब क्या है, जैसे बताया कि हम रनिंग टाइम के अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करते हैं, तो नंबर ऑफ स्टेप्स का मतलब है प्रिमिटिव ऑपरेशन। जैसे कि आपने एडिशन किया, मल्टीप्लाई किया, असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया, या एरे पे काम किया, यानी कि इन शॉर्ट ऐसा प्रोसेस जिसमें काम करने के लिए सीपीयू को कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ रहा है, यानी कि कैलकुलेशन हो रही है, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ऐसी जगह पे एक स्टेप आप काउंट कर लेंगे रनिंग टाइम को मेजर करने के लिए। यानी जहां जहां काम हो रहा है, सिंपल शब्दों में आपने एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम में 10 जगह टास्क परफॉर्म किया जा रहा है और मान लीजिए 500 लाइन्स थी, 500 लाइन्स में सिर्फ 10 जगह पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है, तो उस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10 हो जाएगी, सिंपल शब्दों में। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, वी विल मेजर नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन इन टर्म्स ऑफ साइज एज इनपुट। ये मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ जस्ट फोकस ऑन द एग्जांपल। एग्जांपल किस चीज का? अगेन एरे के अंदर जितने एलिमेंट है उनको सम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सम नाम से एक फंक्शन बनाया हुआ जिसमें एक एरे है जिसका नाम ए है और एन इज द साइज ऑफ द एरे। ओके, कितना कितना काम हो रहा है, अब आपको इस चीज के ऊपर फोकस करना है, कहाँ कहाँ पे टास्क परफॉर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे तो इसी एग्जांपल में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कैसे आप एनालाइज कर रहे हैं। तो देखिए, पहले आप इस एग्जांपल के अंदर फोकस करिए। सेम एग्जांपल है, s इक्वल टू 0, एक जगह पे असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये एक
टास्क हो गया, एक काम हो गया, ठीक। इनिशियलाइजेशन हो रहा है, ये एक काम हो गया। देन कंपैरिजन हो रहा है, ये दूसरा काम हो गया। इंक्रीमेंट हो रहा है, ये नेक्स्ट काम हो गया। तो कितने काम हो गए फोर लूप के अंदर? 3 टास्क हमने परफॉर्म कर लिए। मैं काम या टास्क को इसलिए समझ कह रहा हूँ बार बार, ताकि आप समझे कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इस प्रोसेस को करने में, इस टास्क को करने में यू नीड एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग टाइम। इससे आपके प्रोग्राम का टाइम बढ़ रहा है। कुछ एग्जांपल्स के अंदर, कई बुक्स के अंदर फोर लूप के अंदर ये तीनों टास्क को 1 यूनिट से ही डिनाइड कर दिया है, ठीक है। 1 यूनिट यानी कि एक टास्क ही मान लिया है। तो ये इट्स डिपेंड अपॉन द यूजर कि वो इसको कैसे ले रहा है। इस एग्जांपल में हमने हर एक सिंगल ऑपरेशन को अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है, ओके। नेक्स्ट एडिशन हो रहा है, यहाँ पे एक टास्क हो रहा है। एरे इंडेक्स के अंदर वो नंबर कैलकुलेट हो रहा है, वो दूसरा टास्क हो रहा है। ऐड होने के बाद ऑपरेशन एस में अलॉट हो रहा है। एस एक वेरिएबल है जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, यानी सम हो रहा है, ये एक अलग टास्क है। देन रिटर्न ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये दूसरा टास्क हो गया। तो हर एक टास्क के ऊपर एक काउंटिंग लिखी है, ये आपको बताने के लिए कि काउंटर बढ़ रहा है। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टेप्स बढ़ गए। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितने स्टेप्स में? 8 स्टेप्स में। अब इसके अंदर आप समझिएगा बात को, इसमें से जो स्टेप्स 1 2 और 8 ये स्टेप्स इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि ये लूप से बाहर है। आई इक्वल टू 0 फोर लूप के अंदर है, लेकिन वो एक ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है। एस इक्वल टू 0 स्टेटमेंट 1, वो 1 बार, और रिटर्न स्टेटमेंट भी सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है। बट जो 3 4 5 6 7 है, ये सारे ही स्टेटमेंट फोर लूप के अंदर है। तो ये कितनी बार चलेंगे? जितनी बार लूप चलेगा। तो लूप कितनी बार चलेगा? लूप एन टाइम तक चलेगा। तो यानी 5 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि एन टाइम तक चल रहे हैं। 3 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि 3 टाइम सिंगल टाइम चल रहे हैं। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? इन स्टेप की तो हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 5n। 3 स्टेप सिर्फ एक ही बार चल रहे हैं, तो हर एक के लिए 1 + 1 + 1 दैट इज 3। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हो गई? 5n + 3। तो इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई 5n + 3। तो फिर से मैं बताता हूँ हमने क्या किया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम। हमने इस एक प्रोग्राम के अंदर जो भी छोटे छोटे स्मॉल ऑपरेशन थे उसको एक टास्क मान लिया, टास्क को काउंट कर लिया। जितना भी टास्क का काउंट करने के बाद उसको सम कर दिया। जो भी रिजल्ट आया हमने बोला दैट इज अवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। नाउ अब देखिएगा, एक आपको दिखा रहे हैं ग्रोथ ऑफ फंक्शन। व्हाट इज द मीन बाय द ग्रोथ ऑफ 5n + 3? किस तरीके से ये स्टेप्स इवॉल्व हो रहे हैं। एस्टिमेटेड रनिंग टाइम फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। हमने n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पिक करी। मान लीजिए जब n की वैल्यू अगर 10 थी, तो कितने स्टेप्स इस प्रोग्राम को लगे? 53 स्टेप्स। जब when n equal to 100 it takes 503 steps। when n equal to 1000 5003 steps। when n become 10 lakh, then it is 5 5 times 0, then 3 steps, okay। So as n grows, the number of steps grow in linear proportion to n for this function sum। What is the meaning? जैसे जैसे n बढ़ रहा है उसी के प्रोपोर्शन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी ज्यादा टाइम भी लग रहा है, यानी इट्स टोटली डिपेंड ऑन एन। और एन के रेशियो में बढ़ रहा है। मतलब एन की वैल्यू अगर 5 है तो हम ये कह सकते हैं 5 सेकेंड लग रहा है। और अगर एन की वैल्यू 10 है तो हम ये कह सकते हैं 10 सेकेंड लग रहा है। मैं सिंपल शब्दों में आपको कैलकुलेट करवा रहा हूँ, ठीक है। यानी ये लीनियर प्रोपोर्शन हो गया, एन बढ़ा टाइम बढ़ा उसी प्रोपोर्शन में। अगर ये क्वाड्रेटिक होता यानी कि
पावर ज़्यादा होती है, एक ये आप समझिएगा कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है। यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया, लीनियर रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती, आपकी पावर ज़्यादा होती, तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती, मान लीजिए तो ये कैसे बढ़ता, एन की वैल्यू मान लीजिए 5 है, तो कितना टाइम ले गया, 25 सेकेंड। हम कैसे में कैलकुलेट कर रहे हैं, 5 की पावर 2 में, यानी कि जैसे जैसे एन बढ़ रहा है कॉम्प्लेक्सिटी इसके प्रोपोर्शन ऑफ पावर ऑफ 2 इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एन की पावर, एन की वैल्यू 10 है, तो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है 100। जैसे जैसे एन बढ़ रहा है उसके रेशियो में ही आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, तो हम इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक, आप कह सकते हैं सिंपल से। अभी हमारे एग्जांपल में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर है, ओके। इसके ऊपर अभी और बात करते हैं कितनी टर्म्स होती हैं। नाउ व्हाट डोमिनेट इन प्रीवियस एग्जांपल, आपको क्या चीजें फोकस कर रही है इस एग्जांपल के अंदर, देखिए हमारा टर्म क्या थी, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हम किस चीज पे फाइंड आउट कर रहे थे, टर्म ये थी 5n+3, दिस इज द टर्म, गॉट इट। अब इस वाली टर्म में अगर आप देखेंगे व्हाट अबाउट +3 and 5 इन 5n+3, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, कहता है एस एन गेट्स लार्ज +3 बिकम इनसिग्निफिकेंट, कह रहा है जैसे एन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी +3 का कोई सिग्निफिकेंट नहीं बनता, कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। मान लीजिए कैसे, एन की वैल्यू मान लीजिए 1000 है, तो इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या बन जाएगी 5000। आप उसमें 5000 लिखें, आप ये कहेंगे, या 5003 लिखें, ऐड होने के बाद इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, 5000 और 5003 में कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, 5 इज इनएक्यूरेट as different operation require varying amount of time and also does not have any significant importance। ये क्या कर, यहाँ पे क्या मतलब है, कह रहा है क्योंकि हमने ये माना कि हर एक ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम में ले रहा है। इस एग्जांपल के अंदर भाई इक्वल टू कर रहे हैं उतने टाइम लग रहा है, प्लस कर रहे हैं उतना टाइम लग रहा है, डिवाइड कर रहे हैं उतना टाइम लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, ओके। सो 5 एक्चुअल में करेक्ट फिगर नहीं है, एक पॉइंट ये। दूसरी बात, मेन इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि जो टर्म है वो लीनियर है, आपको ये ध्यान देना है, वो टर्म लीनियर है। लीनियर का मतलब है एन के, अभी लास्ट एग्जांपल में बताया, एन के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो एज एन गेट्स लार्ज कंसंट्रेट ऑन द हाईएस्ट ऑर्डर टर्म, तो आपको क्या करना है, आपको ये कंसंट्रेट करना है कि इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, क्योंकि अगर आप इस पे मेन फोकस करेंगे, आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है इस एग्जांपल के अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना इसके ऊपर बहुत फोकस कर रही है, ना इसके ऊपर फोकस कर रही है, इसके ऊपर फोकस कर रही है एन के ऊपर। तो अगर कोई हमसे कहता है 5n+3 देखने के बाद कि इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर है, तो ये एकदम परफेक्ट स्टेटमेंट होगी, ओके। दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको ये समझाया जा रहा है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 5n+3, वेयर द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, वेयर आर थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग हियर, drop lower order terms such as +3, drop the constant term, constant coefficient of the highest order term, that is n। हाईएस्ट ऑर्डर के हैं यहाँ पे n की पावर 1 है, यही सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है, ओके। सो दैट्स इट इस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर्स। देखिए अभी हमने लास्ट टाइम आपको बताया कि कॉम्प्लेक्सिटी जब काउंट करते हैं हम लोग, तो हमने ये माना कि इक्वल टू भी उतना टाइम ले रहा है, प्लस का सिंबल भी उतना टाइम लग रहा है, माइनस का भी उतना ले रहा है, डिवाइड का उतना ले रहा है, लेस देन इक्वल टू का भी उतना टाइम ले रहा है, लेस देन का भी उतना टाइम ले रहा है, ग्रेटर देन का भी उतना टाइम ले रहा है, ओके। यानी सारी चीज़ों का टाइम क्या है, एक बराबर होगा। पहला सवाल, तो जवाब है डेफिनेटली नहीं, मे बी इन अ वेरी फ्यू डिफरेंस, बट देयर मस्ट बी सम डिफरेंस बिटवीन
ऑल ऑपरेशंस। ओके, एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या सिंपली कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। उस प्रोग्राम का हार्डवेयर कैसा है। हार्डवेयर कैसा, मान लीजिए मेरा हार्डवेयर जो है वो एक पुराना हार्डवेयर है, उसमें कम रैम लगी है, एक लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम है, i7, बेहतर उसका हार्डवेयर रिसोर्सेज है, तो डेफिनेटली वो जल्दी परफॉर्म करेगा। उसके अंदर सेम प्रोग्राम सेम है, सेम प्रोग्राम मैं पुराने कंप्यूटर में चलाऊंगा धीरे चलेगा, नए कंप्यूटर में चलाऊंगा फास्ट चलेगा। दैट्स द पॉइंट। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, कंपाइलर किस तरीके का है, इनपुट का साइज है, नेचर ऑफ इनपुट कैसा है, एल्गोरिथम। देयर आर द मल्टीपल फैक्टर्स ऑन विच आवर कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर्स, और अपना सिंपली आवर कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड। हम ये डायरेक्टली नहीं कह सकते कि किसी प्रोग्राम की ये कॉम्प्लेक्सिटी या रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10 सेकेंड है। ये हो सकता है अगर एक प्रोग्राम आज 10 सेकेंड में रन हो रहा है, वही प्रोग्राम किसी दूसरे मशीन पे जाके 12 सेकेंड या फिर 8 सेकेंड्स में भी रन हो सकता है। ओके, दैट्स द पॉइंट। तो इससे क्या हमने कंक्लूड किया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। आप स्टेप काउंट करके क्या बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम इतने नंबर से स्टेप ले रहा है, लेकिन उसमें भी वो स्टेप्स आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो सकता है नहीं दे। क्यों नहीं दे? क्योंकि इट डिपेंड अपॉन द मल्टीपल स्टेप्स, मल्टीपल फैक्टर्स। ओके, दैट्स द पॉइंट। नाउ अगर हमें ये पता चल गया कि यार मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तो कैसे हम एक्चुअली में किसी प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालें या कैसे निकालें। स्टेप्स काउंट का मेथड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। ओके, तो अब यहाँ पे समझिएगा, एक टर्म आ रही है एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, एसिम्प्टोटिक, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले पॉइंट देखते हैं। द 5n+3 टाइम बाउंड इज सेड टू बी ग्रोथ एसिम्प्टोटिकली लाइक n। ठीक है, एसिम्प्टोटिकली ग्रोथ कर रहा है, दैट द पॉइंट। दिस गिव एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम। यानी एग्जैक्ट नहीं बता रहा, बट द पॉइंट अप्रोक्सीमेशन। ओके, अप्रोक्सीमेशन आपको बता रहा है, देयर इज ए नियर अबाउट आइडिया। इग्नोर लॉट ऑफ मशीन डिपेंडेंट डिटेल्स, कंसंट्रेट ऑन द बिगर पिक्चर। यानी कि अब आप फोकस मत करिए कितना कौन सा हार्डवेयर है कौन सा सॉफ्टवेयर है, लेट्स फोकस व्हाट द इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है? तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझ लीजिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है ये बताना कि कोई प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम से कितना बेहतर है। ध्यान से सुनिएगा, मेरे लिए मेरे पास दो एल्गोरिथम है, एक A1 है, एक A2 है। ओके, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि A1 8 सेकेंड लेता है, अगर मैं ये बता पाऊँ किसी तरीके से कि A1 8 सेकेंड लेता है और A2 लेता है 10 सेकेंड, मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मैं ये फिगर आउट कर पाऊँ करेक्टली, क्योंकि 8 और 10 सेकेंड तो वेरी करेंगे। आज 8 और 10 सेकेंड है, कल कुछ और हो जाएंगे। मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मैं ये फिगर आउट कर सकूँ कि A1, आपके केस में A1 इज बेटर देन A2 और A2 इज बेटर देन A1। ठीक है, या A1 ज़्यादा अच्छा है या A2 ज़्यादा अच्छा है, क्या हम ये फिगर आउट कर पाएंगे? तो इस सवाल का जवाब है यस। किससे कर पाएंगे? ड्यू टू एसिम्प्टोटिक, एसिम्प्टोटिक नोटेशन और एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, नाउ अब क्या पॉइंट निकल के आया? कंक्लूड ये हुआ कि रादर देन किसी एल्गोरिथम के एग्जैक्ट टाइम बताने से अच्छा है आप ये बताइए कि ये एल्गोरिथम कंपेरेटिवली दूसरे एल्गोरिथम से बेहतर है। अच्छा है या बुरा है, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे ये पता चल गया कि ये दूसरे एल्गोरिथम के कंपैरिजन अच्छा है, तो मैं इसे यूज़ कर लूँगा, बुरा है तो इग्नोर कर दूंगा। दैट द की पॉइंट। तो ये कैसे बताते हैं, ये कंपैरिजन किससे करते हैं? कंपैरिजन करने के लिए एक टर्म है, वो कहलाती है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स की होती है। पहला बिगो, दूसरा ओमेगा और तीसरा एसिम्प्टोटिक नोटेशन है थीटा। तो 3 टाइप की नोटेशन है। बिगो नोटेशन को जनरली वी सेट अपर बाउंड, ओमेगा को
generally we said a lower bound, and the theta notation is nothing but a tighter bound. Now, big O notation. If n and gn are the two complexity function, we say, this is the definition of a big O notation, then fn equal to O of gn. रीड कैसे करेंगे? fn is order of gn or fn is a big O of gn if there are constants c and n naught such that n greater than n naught, then we can say fn is a big O function. और कैसे डिस्क्राइब करेंगे? when fn less than equal to c into g of n for sufficiently large. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ big O notation. मैं फिर से इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ. कह रहा है कि एक फंक्शन, मान लीजिए कोई फंक्शन है fn, ठीक. आप किसी फंक्शन को fn को आप तब big O कहेंगे जब वो फंक्शन fn दुनिया में, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में किसी भी फंक्शन gn से कम होगा. यानी fn लेस देन होगा, कम होगा किससे? किसी फंक्शन c इंटू जी एन. सी इज व्हाट इज सी? सी इज अ कांस्टेंट. तो कोई फंक्शन c इंटू जी एन होगा ऐसा जिससे अगर हमने ये प्रूव कर दिया fn कम है, तो हम ये कहेंगे कि fn एक बिग O फंक्शन. ओके, कैसे करेंगे वो भी अभी एक्सप्लेन करूंगा. पहले डेफिनेशन समझते हैं कि हम इसे कैसे रीड करते हैं इस टर्म को, या कैसे समझते हैं. तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है क्या मतलब है बिग O नोटेशन का. नाउ अब इस पिक्चर को देखिएगा. यहाँ पे ये बताया गया है फॉर्मूला क्या था? एफ एन लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एन. अब हमने इस एक्सिस पे एन ले लिया, यानी एन की वैल्यू बढ़ रही है अलोंग एक्स एक्सिस, और टाइम बढ़ रहा है अलोंग वाई एक्सिस. तो ये वाई एक्सिस हो गया, इसके अलोंग में हमने टाइम को इंक्रीमेंट कर रहे हैं. ठीक. अब शुरुआती टर्म्स में अगर आप देखेंगे, ये एक पॉइंट है एन नोट. एन नोट पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद जो एफ एन फंक्शन है वो हमेशा कम है, क्योंकि हमें भी प्रूव ये करना था कि एफ एन हमेशा कम होगा. तो एफ एन हमेशा कम है किसी सी इंटू जी एन से. ठीक है. अब मैं एक एग्जांपल से आपको प्रूव करता हूँ. देखिए, मान लीजिए एफ एन एक फंक्शन है एंड द वैल्यू ऑफ एफ एन इज 3n प्लस 2. अब मैं ये कहता हूँ, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसा फंक्शन जिससे एफ एन हमेशा ही कम रहे? तो जवाब है यस, डेफिनेटली वी कैन फिगर आउट. अब ऐसा कौन सा फंक्शन है? तो मान लीजिए इस एग्जांपल के कंपैरिजन में मैं इसको लिखता हूँ 3n प्लस 2. अब मुझे लेस देन फाइंड आउट करना है, लेस देन इक्वल टू c इंटू जी एन. मुझे c इंटू जी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, मुझे c इंटू जी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो मैं क्या कर रहा हूँ? सिंपली 3n प्लस 2, और यहाँ पे c इंटू जी एन के लिए मैं रिप्लेस करता हूँ 3n प्लस n से. 2 को मैंने रिप्लेस कर दिया n से अपने ही इजीनेस के लिए. तो ये क्या बन गया 4n. ये क्या बन गया 3n प्लस 2. ओके, तो 4n को मैं क्या कह रहा हूँ? 4n क्या है मेरा? c इंटू जी एन है. ये तो मेरा एफ एन है ही. तो अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? मान लीजिए मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो 3 प्लस 2 क्या बन जाएगा 5, और n की वैल्यू 1 पुट करने पे यहाँ पे 4 होगा. तो डेफिनेटली 3n प्लस 2 ही अभी बिगड़ है, होल्ड नहीं करेगा. फिर मैंने n की वैल्यू मान लीजिए 2 पुट करी, n की वैल्यू 2 पुट करी, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी 3n प्लस 2 क्या बनता है आपकी 2 पे? ये बनता है 8, और यहाँ पे भी बनता है 8, यानी कि इस पे इक्वेशन होल्ड कर दिया है. फिर मैंने n की वैल्यू 3 पुट करी, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया आपका 11, राइट हैंड साइड पे क्या आ गया 12, यानी कि ये बड़ा है. ये भी इक्वेशन सही है.
अब इस तरीके से अब देख रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ पे मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। तो अब n की वैल्यू 2 के बाद 3 4 5 6 7 कितना भी ले लीजिए, ये इक्वेशन हमेशा ही ट्रू रहेगी, यानी सी टू जी एन मुझे मिल गया। ओके, एन नोट क्या हुआ उस नंबर के बाद, किस नंबर के बाद, हमारे एग्जाम्पल में 2 के बाद, हमने 2 के बाद देखा था हमेशा ही एफ एन कम रहा, तो 2 वो नंबर हो गया जहां से एफ एन हमेशा देखिए कम है और सी एन हमेशा ज्यादा है। किस वैल्यू के बाद, एन नोट, एन नोट की क्या वैल्यू होगी हमारे केस में, एन नोट की वैल्यू होगी 2। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अ बिग नोटेशन, और आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये फंक्शन है हमारा, एक फ्लोट है जो आपको डिनोट कर रहा है कि किस तरीके से आप जैसे जैसे वैल्यू ऑफ एन की इंक्रीज करते जाएंगे, आपका टाइम इंक्रीज होता चला जा रहा है। जस्ट आप कॉम्प्लेक्सिटी डिनोट कर रहे हैं। अब एक और फंक्शन है यहाँ पे, इस पे फोकस करिएगा, कंपेयर कर रहे हैं कि आपको कौन सा बेटर है। एक फंक्शन है जो कि टाइम ले रहा है 10n+3, 10n की स्क्वायर, और दूसरा टाइम ले रहा है n की पावर 3। एक n की पावर 2 है, एक n की पावर 3 है। तो जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड और सोचिए, अगर 10n² जो टाइम ले रहा है उसका नाम है, उस एल्गोरिथम का नाम है ए, और जो n की पावर 3 ले रहा है उसका नाम है बी, तो दोनों में से कौन सा एल्गोरिथम बेहतर है, एल्गोरिथम ए इज अ बेटर और एल्गोरिथम बी इज अ बेटर, ये आपको बताना है। जस्ट सेकंड का टाइम लीजिए और आप 1 सेकंड का टाइम में फोकस कर पाएंगे और बता पाएंगे इस सवाल का जवाब।